हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे जीओसी का पार्ट 3। हम जानते हैं कि जीओसी का यूज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। कुछ बच्चे इसको स्किप कर देंगे और इसे पढ़ेंगे नहीं और उनका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा और पूरा नंबर चला जाएगा। तो आप इसे स्किप मत करिएगा, इसे पूरे अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। तो पिछले लेक्चर में हम नाइट्रीन तक पढ़े थे, तो आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात कर लेते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो कंपाउंड होता है जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसमें 2 स्टेट होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट स्टेट। तो हम पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाईली चार्ज्ड स्पीशीज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। जो हाईली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं उसी को रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। इट में भी इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। इट में इंटरमीडिएट स्टेट, या फिर कौन सा स्टेट बताएं आपको, या फिर इंटरमीडिएट स्टेट हो सकता है या फिर ट्रांजिशन स्टेट। अब बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है और इंटरमीडिएट स्टेट। तो इसे हम TS से डिनोट करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जिसे हम आइसोलेटेड नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। और इंटरमीडिएट स्टेट क्या होता है? कैन बी आइसोलेटेड। आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर चुके होंगे, अब हम इसे इरेज करते हैं। अब हम इसको ग्राफ से समझेंगे, इसका ग्राफ बना के। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये एक्सिस डिनोट कर रहा है और ये एक्सिस स्टेप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के स्टेप को। पोटेंशियल एनर्जी स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये जो होगा ये ऊपर वाला ये ट्रांजिशन स्टेट होगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम हाईली चार्ज, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट जब होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही हाई होगा। जी, पोटेंशियल एनर्जी हाई है तो क्या होगा, किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होगा। ये भी यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है तो ये भी ट्रांजिशन स्टेट होगा, ये भी इंटरमीडिएट स्टेट का क्या होता है, एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होता है। इसका एनर्जी थोड़ा कम है तो इसे आइसोलेटेड किया जा सकता है। इसमें देखिए रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। यहाँ पर रिएक्टेंट है
यहाँ पर प्रोडक्ट, रिएक्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए एक ही स्टेप में यहाँ पर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जा रहा है, तो ये वन स्टेप रिएक्शन। यहाँ पर कितने स्टेप में हो रहा है? यहाँ पर 2 बार ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है, मतलब ये 2 स्टेप में हो रहा है। यहाँ पर देखिए पहले रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेट है, नहीं है, और इसमें है, पहले में नहीं है, दूसरे में। मतलब कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट जरूर होगा, इंटरमीडिएट स्टेट हो या ना हो, परंतु ट्रांजिशन स्टेट जरूर होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ चुके हैं, अब इसके कितने टाइप्स होते हैं उसे हम बता देते हैं। पहले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में जो हम बात किए थे, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और जो कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बन, वो सब रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। तो इसके टाइप्स, पहला क्या है? कार्बोकैटायन। दूसरा कार्बो एनायन। तीसरा क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल। चौथा कार्बीन। पांचवा क्या है? नाइट्रीन। इन सब के बारे में हम दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो अब सिर्फ इसे टाइप्स में नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एलाइल कार्बोकैटायन क्या होता है। एलाइल कार्बोकैटायन वो कार्बोकैटायन होता है जो ट्रू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ये हो गया, ये किससे जुड़ा है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। तो ये कौन सा? ये देखिए इस पे कितना है? 2 बॉन्ड है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये क्या है? एलाइल कार्बोकैटायन। ऐसे बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है? वो भी जो होता है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, उस पर बेंजाइल रिंग, बेंजीन रिंग होता है। ये कार्बन क्या है? ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ये कार्बन जहाँ ये जो होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि उसके पास जो है एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो ये क्या है? बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब बात करेंगे विनाइल कार्बोकैटायन क्या होता है। विनाइल कार्बोकैटायन इज अ कार्बोकैटायन विच इज ऑलरेडी इटसेल्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब जो विनाइल कार्बोकैटायन होता है वो खुद ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या है? ये कार्बोकैटायन खुद ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये क्या है? ये विनाइल कार्बोकैटायन। आप इसे नोट कर लीजिए।
यहाँ पर हम लिखे हैं क्या, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता क्या है। कार्बोकैटायन अपना रीअरेंजमेंट क्यों कराएगा? कोई भी चीज़ क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो, कोई भी चीज़ चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, तो ये इसलिए अपना रीअरेंजमेंट कराएगा क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन में बदल जाएगा, इसलिए अपना रीअरेंजमेंट करवाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कार्बोकैटायन है। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या कार्बोकैटायन होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या, ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री। एक हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ये ऐसे टूटेगा क्या H पे निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब हाइड्राइड है। ये क्या है, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड है। तब ये अगर ये शिफ्ट होगा यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH प्लस, यहाँ पर CH3। ये क्या, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री। यहाँ पर ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब ये कार्बन रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो आगे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर क्या CH3 C2H5, यहाँ पर CH3 CH2 प्लस CH प्लस CH3। यहाँ पर क्या चीज़ है, ये शिफ्ट हो सकता है, ये भी शिफ्ट हो सकता है। अगर ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, C2H5 और क्या CH3 अगर ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इधर टूटेगा तो इस पे निगेटिव आएगा, और ये इधर शिफ्ट होगा तो इसका निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर निगेटिव आएगा तो इधर पॉजिटिव आएगा अगर बॉन्ड टूटेंगे। तो यहाँ पर क्या शिफ्टिंग हो रहा है, इथाइल ग्रुप C2H5, तो CH3 यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या शिफ्ट हो रहा है, इथाइल ग्रुप C2H5 CH3। ये यहाँ पर आएगा, ये सही है, ये तो है ना एक मिथाइल ग्रुप, तो सही है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर, अब यहाँ पर बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है कि ये स्टेबल। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, जो उस पर पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट होगा, जो प्लस आई इफेक्ट होगा वही उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। और हम हाइपर कंजुगेशन में क्या पढ़े थे,
डोनेशन पावर क्या होता है? डोनेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। तो इसके पास कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं CH2CH3। तो इसके पास कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है? 3, 2, 5, 1, 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है। इसके पास कितना है? 3, 3, 6, 1, 7। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से देगा इसे, ये उससे कम देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ भेजेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो क्या हुआ? तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये मेजर होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा और जो कम स्टेबल होगा वो माइनर होगा। जब हम आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजर और माइनर कंपाउंड के बारे में बात करेंगे कि कौन सा मेजर कंपाउंड बन रहा है, कौन सा माइनर, तो भी इसका यूज बहुत ही होगा। ये हमारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन में पूछा जाता है। रिएक्शन दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कौन सा मेजर कंपाउंड बनेगा, कौन सा माइनर। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया जा सकता है, जेईई मेंस के सिंगल करेक्ट में दिया जा सकता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब कौन कितना किसकी शिफ्टिंग की ज़्यादा टेंडेंसी है। तो यहाँ का क्या पढ़ेंगे? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। Which atoms are group have high which atoms are group have high जिसके पास ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा एप्टीट्यूड है मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उसके शिफ्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्राइड आयन का होता है, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद मिथाइल। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें देखे थे। अब एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं।
अब देखिए एक बार हाइड्राइड का शिफ्टिंग कराते हैं, एक बार मिथाइल का जो एनायन बनेगा H माइनस शिफ्ट, यहाँ पर कौन सा शिफ्ट करेंगे CH3 माइनस शिफ्ट। जब ये शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा तो क्या होगा CH3 CH3 प्लस CH3। ये जब शिफ्ट होगा तो CH3CH प्लस CH2CH3 यही बनाएगा। अब देखिए कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, किसके पास हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 3 9 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 2 5 1 6, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग जो है मतलब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या फिर शिफ्टिंग टेंडेंसी वो ज़्यादा है किससे, इससे ज़्यादा है। तो इस एग्जांपल से हम समझ गए कैसे ज़्यादा है, तो आपको इससे रटने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इसे याद करिएगा, ये आपके क्वेश्चन को हल करने में टाइम बचाएगा। अब बात करेंगे एसिड्स। एसिड क्या होता है, हमने बहुत सारे एसिड्स के बारे में सुना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत से एसिड के बारे में सुना। परंतु एसिड इसे क्यों कहते हैं, एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करे एक्वस सॉल्यूशन में। एसिड्स compound which release H plus ion in aqueous solution, जो एक्वस सॉल्यूशन पे हाइड्रोजन आयन को रिलीज करे। हाइड्रोजन आयन को इसे और क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है। और जो फॉर्म होगा हाइड्रोजन आयन रिलीज होने के बाद उसे क्या कहते हैं, इसका कंजुगेट बेस, स्पीशीज फॉर्म आफ्टर removal of H plus ion known as conjugate base, उसे कंजुगेट बेस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4, ये क्या टूटे, H प्लस HSO4 माइनस, फिर ये टूटेगा H प्लस SO4, इस पर 2 माइनस चार्ज होगा। यहाँ पर एसिड ये इसका कंजुगेट बेस, ये इसके लिए एसिड का काम कर रहा है और ये इसके लिए कंजुगेट बेस के लिए। ये क्या है, जो एसिड और बेस दोनों का काम करे उसे कौन सा कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। ये इसके लिए कंजुगेट बेस का काम कर रहा है, इसके लिए एसिड का।
ये इसके लिए कंजुगेट बेस का काम कर रहा है, मतलब ये दोनों काम कर रहा है। तो ये एम्फोटेरिक स्पीसीज है, एक एम्फोटेरिक। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि H2SO4 में कितने एम्फोटेरिक स्पीसीज है या कंपाउंड है, तो एक है। ये डोनर ग्रुप है, ये एक्सेप्टर। अब बताइए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसका कम। ये क्या कर रहा है, ये जो हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इस दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनाएगा, इस पर माइनस ये कंपाउंड जो है इस पर H+ रिलीज हो, मतलब ये आसानी से टूट जा रहा है। मतलब ये क्या होगा, डोनर ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। डोनर ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और जो एक्सेप्टर ग्रुप है, एक्सेप्टर ग्रुप क्या होगा, एक्सेप्टर ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज कुछ कम होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज तो है, तो दोनों का बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इस पर निगेटिव चार्ज थोड़ा कम आ जाएगा। पहले था मान लें माइनस, अब इससे कुछ चला गया चार्ज, डेल्टा माइनस इससे चला गया तो इससे निगेटिव चार्ज कम हो रहा और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हो गया, एक्सेप्टर ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। डोनर ग्रुप क्या होते हैं, I+ या M+ ग्रुप, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव। और M से क्या होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। यह क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, -I -M ग्रुप। नोट कर लीजिए। अब इसमें बताना है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ पर क्या लगा है, -I इफेक्ट, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज कम करेगा।
जब निगेटिव चार्ज कम करेगा तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटेगा, तो इससे क्या एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। परंतु इसमें कोई नहीं है तो क्या इसका एसिड की स्ट्रेंथ कम होगा। अब इन तीनों में बताया किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका कम है। इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए इसे एसिडिक स्ट्रेंथ के। ये क्या है, ये डोनर ग्रुप है। डोनर ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये एक्सेप्टर ग्रुप, ये क्या शो करा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो माइनस आई, और ये लोन पेयर जो देगा प्लस एम, ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ माइनस आई माइनस एम। ये क्या, ये डोनर ग्रुप है तो प्लस एम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो माइनस आई प्लस एम। यह तो पहले पता चल जा रहा है कि ये अगर माइनस एम हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और ऑक्सीजन पे लोन पेयर। कौन सा लोन अपना लोन पेयर आसानी से दे देगा, ये देगा या ये देगा, कौन सा देगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, इस पे जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं देगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा नहीं, अपने पास ही रखना चाहेगा। इसका ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन से कम है, लेकिन ये भी अपने लोन पेयर को अपने ही पास रखना चाहेगा, लेकिन इससे कम है तो इसकी अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी कम है, तो अपने लोन पेयर को ये आसानी से दे देगा इसके कंपैरिजन। तो क्या इसका ज़्यादा है तो इसका कम है। तो अब बताइए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, प्लस एम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका है पहले का। अब ये दोनों में कंपेयर कर चुके हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी आसानी से नहीं देगा, ये दे रहा है तो इसका ज़्यादा होगा, उससे कम इसका होगा। इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये कम कर रहा, ये दे रहा है। तो हम बताए थे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा और जो देगा वो बढ़ाएगा। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा इसका है सेकंड, और सबसे कम किसका है, सबसे उससे ज़्यादा सेकंड का, उससे ज़्यादा थर्ड का, उससे कम किसका है, सेकंड। मतलब सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
आपको ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस जेई एडवांस दोनों में पूछता है। ऐसे 3-4 कंपाउंड दे देंगे और पूछेगा इसे अरेंज कर दिए एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप इसे समझ गए होंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर चुके होंगे, अब हम इसे इरेज करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बताया था आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। अब आर्थो पोजीशन का इफेक्ट क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे? अगर कोई भी कंपाउंड आर्थो ग्रुप उस पर लगा है, मतलब आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। उसमें कोई नहीं होगा कि जिस -m + m -i +i इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब डोनर ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो उसमें एक्सेप्टर ग्रुप भले ही लगे रहेंगे तब भी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हम क्या बात करेंगे? आर्थो बेंजोइक एसिड। आर्थो बेंजोइक एसिड अब आप बताइए इसमें किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है? ये एक्सेप्टर ग्रुप हो गया, इसे हम डोनर कर देते हैं। बताइए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा? आप कहेंगे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने बताया था कि जो एक्सेप्टर ग्रुप होता है वो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है और डोनर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है। परंतु ये आपका सोच गलत है। आप कहेंगे, आपको अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप ऐसे लगा देंगे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ऐसे जेई मेंस जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाया रहता है कि एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, डोनर ग्रुप कम करता है। और यहाँ पर घर पर आएंगे, कहेंगे हम बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, आसान क्वेश्चन आया था और हम उसे लगा दिए, मेरा 4 नंबर आसानी से मिल गया। परंतु आपकी सोच गलत है। आप इसे 4 नंबर बढ़ाए नहीं, उल्टा 1 नंबर घटा दिए अपना, मतलब आप अपना रैंक कम करके आ गए। तो आप ऐसे मत करिएगा। आप जो सोचे हैं वो गलत है। ये ऐसे रहेगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब हम बताएंगे कैसे। तो आर्थो इफेक्ट के कारण, तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं आर्थो इफेक्ट कैसे काम करता है। आपको यह समझ में आ या नहीं है, बाद में समझा देते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट बना दीजिएगा। हमने आपको स्टेरिक हिंड्रेंस बताया था।
क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जब होता है जब मॉलिक्यूल्स अपने आप को रोटेट कर लेता है इस तरह कि उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाए। जैसे आप लोग कभी टेम्पो में गए होंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो लोग कैसे बैठते हैं, एकदम उसी में धक्का मुक्की करके बैठते हैं। वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, वो इस तरह से बैठते हैं कि जो उसमें धक्का मिल रहा है उनसे उनको फोर्स लग रहा है उस पर कम हो जाए। तो ऐसे टेम्पो की तरह सोच लीजिए, ऐसे इसमें भी जब इसमें धक्का लगेगा, जैसे इसमें फोर्स लगेगा स्टेरिक इफेक्ट, तो अपने आप को रोटेट कर लेगा इस तरह क्योंकि उस पर फोर्स कम हो जाए। तो क्या करेगा, ये ऐसे अपने आप को रोटेट कर लेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये रोटेट कर लेगा तो इसका इससे कनेक्शन टूट जाएगा, मतलब ये इसके लिए ना डोनर का काम करेगा ना एक्सेप्टर का, तो ये आसानी से टूट जाएगा। परंतु ये जो होता है, ये बेंजीन रिंग जो होता है वो क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, या ऐसे टूटेगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा इसकी तरफ, कुछ तो इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। परंतु इसमें क्या हो रहा, इसमें कुछ नहीं हो रहा क्योंकि प्लेनर ही नहीं है, प्लेनर नहीं है स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ जाता है। क्योंकि यह प्लेनर नहीं है तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें होगा रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, हमने आपको बताया था कंडीशन फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो करेगा तब भी उस पर प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तब ये प्लेनर ही नहीं है तो रेजोनेंस नहीं शो करेगा, तब रेजोनेंस नहीं शो करेगा तो प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई प्लस एम माइनस आई इफेक्ट तो शो करेगा, प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो आप पिछले वाले एग्जाम्पल जो हमने आपको दिया था उसे समझ गए होंगे। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। यह इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब बात करेंगे बेस क्या होता है। बेस ने आप बहुत से सारे बेस का नाम सुना होगा, जैसे NaOH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपने सुना होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब। तो हम बात करते हैं बेस क्या होता है। बेस वो होता है जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब दूसरे को दे। तो बेस क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखते हैं। बेस अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे, वो बेस होता है। जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं NH2। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन को, तो क्या है, ये बेस है। हमने आपको ये डेफिनेशन में लिखा है कि जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस रहेगा। तो अब बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे आगे, आप इसे नोट कर चुके होंगे।
बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्या है? अगर ये इलेक्ट्रॉन को देगा डोनर ग्रुप तो इससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या कर सकेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे सकेगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये दूसरे को आसानी से दे सकेगा। और ये इसको देखिए, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को इसके अपने तरफ खींच रहा है ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा? तो इस पर इलेक्ट्रॉन की खुद ही कमी है। जब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद ही कमी है तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन कैसे देगा? जैसे आप समझ लीजिए कोई भिखारी है, उसके पास पैसा नहीं है। जब उसके पास पैसे की कमी है तो दूसरे को पैसा कहाँ से देगा? और कोई दूसरा इंसान है, उसके पास पैसा और उसे पैसा और ज़्यादा मिल रहा है कहीं से, तो उसका दोस्त पैसा मान लीजिए मांगा उससे, तो वो दे देगा, कहेगा भाई ले ले तू, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और जब ये इसके पास जो खुद ही कमी है, भिखारी है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये भिखारी है। तो ये भिखारी है तो क्या होगा? ये भिखारी है तो ये क्या करेगा? ये इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। इसमें थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सेप्टर ग्रुप बढ़ाता है। तो क्या होता है? डोनर ग्रुप इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। ये भिखारी के पास आई है, ये इसके पास जो पैसा था छोड़ लिया, मान लीजिए इससे छीन लिया, तो इससे छीन लिया। आप अब इससे पैसा मांगने जाएंगे, क्या देगा आपको? कहेगा हमारे पास खुद ही कमी है, तो कहाँ से आपको दे देंगे? तो क्या होगा? एक्सेप्टर ग्रुप डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जिसमें बताया कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। पहले इस ग्रुप को पता कर लिए क्या है, एक्सेप्टर या डोनर। एक्सेप्टर ग्रुप ये क्या शो करा? -I + M। ये तीनों ग्रुप एक ही है, मतलब तीनों का स्ट्रेंथ सेम है। तो क्या होगा? किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? हमने -I इफेक्ट में आपको क्या बताया था? वह क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये प्लस है, हाँ -1 क्योंकि एक्सेप्टर है ये, और ये भी -M। तीनों का स्ट्रेंथ सेम है। अब आपको वो कंडीशन जो हमने बताया था ऑर्थोबेंजोइक एसिड में, तो आप उसे इसमें भी लगाने की कोशिश करेंगे, परंतु वो आपका कंडीशन गलत होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या था?
COOH ग्रुप, वो क्या था? वो बल्कि ग्रुप था, वो इस बल्कि ग्रुप था। ये क्या है? ये थोड़ा स्मॉल ग्रुप है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, होगा तो बहुत मिनिमम होगा, और यहाँ पर ज़्यादा तो इसलिए अपने आप को रोटेट कर रहा था। जैसे आप ऑटो में गए, एक वहाँ पर 3 सीट है बैठने के लिए, तो एक मोटा सा आदमी आ गया, तो क्या 3 लोग बैठ पाएंगे आसानी से? नहीं, तो उन्हें कुछ ना कुछ करके एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब जिस तरह रोटेशन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, उस तरह उन्हें किसी ऐसे बैठने पड़ेगा। और जब पतले पतले लोग आ गए तो आराम से बैठ जाएंगे, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, तो ये इधर उधर क्यों मुड़ेंगे? अपने पैर को कोई बाहर निकालेगा। जब टेम्पो में भीड़ रहता तो अपने पैर को कोई इधर आगे वाला इधर निकाल लेगा, बीच में एक बैठ जाएगा, फिर उधर वाला निकाल लेगा इधर। तो इसमें क्या है? इसमें स्मॉल ग्रुप है तो ये कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने बताया था डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है -i इफेक्ट। तो क्या होगा? किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से खिंचाएगा वो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका, फिर इसका, फिर इसका। नोट कर लिए होंगे इसे। ये क्या है? ये डोनर ग्रुप है क्योंकि इसके पास लोन पेयर। तो हमने क्या बताया था? डोनर ग्रुप क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो क्या इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नोट कर लीजिए इसे। आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ पता रहे आपको, वही जो हमने आपको जनरल बताया था, एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, डोनर ग्रुप, वही कंडीशन को लगाते जाइए, बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक चार्ज होता है, एक न्यूट्रल। यहाँ पर देखिए ये चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी पॉजिटिव चार्ज आया होगा। और ये क्या है? इसका लेकर देखते हैं बोरान BH3 का। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब भिखारी है ये सब।
तो अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। इस atoms are group जिसके atoms are groups which have efficiency of electron या excess of electron, efficiency नहीं excess, वो गलती से efficiency बोल दिए। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वही क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसे क्या, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, चार्ज। ये न्यूट्रल भी होते हैं। जिस प्रकार इलेक्ट्रोफाइल भी दो प्रकार का था, चार्ज और न्यूट्रल, ऐसे ये भी दो प्रकार के होते हैं, चार्ज और न्यूट्रल। ये देखिए यहाँ पर, हम देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तभी नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, न्यूक्लियो से न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग, जो न्यूक्लियस को लव करें, जो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा क्या, उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यह आप इसे ऐसे भी याद करें, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। आप इसे नोट कर चुके रहे होंगे, तो हम इसे मिटा दिए आधा और मिटा रहे हैं आगे। अब आप कहेंगे बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही होता है, आप क्यों अलग अलग पढ़ाएं? उसमें भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था और इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन को देता था। तो क्या हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, आर बेस इन न्यूक्लियोफाइल एंड ये इसे इरेज करते हैं, फिर से लिखते हैं, आर बेस आर न्यूक्लियोफाइल
all nucleophile are base। बस but strong nucleophile is not always base। सभी बेस न्यूक्लियोफाइल होते हैं और सभी न्यूक्लियोफाइल बेस होते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा बेस नहीं होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है वो बेस होगा। जैसे ये इन दोनों में ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, परंतु यह क्या स्ट्रांग बेस है? OH से ज़्यादा स्ट्रांग बेस है? OH पे माइनस चार्ज है जो? नहीं। यह क्या है? बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। यह क्या है? स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। बट इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका कम है, और ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। बट स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इज नॉट ऑलवेज, यहाँ पर स्ट्रांग लिख देते हैं, स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रांग बेस होगा, यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी बेस न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सभी न्यूक्लियोफाइल बेस होते हैं। इसे नोट कर चुके होंगे। ये क्या है? BO क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर? BO बेसिसिटी, बेसिक ऑर्डर एंड नॉन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। तो यह क्या होता है? यहाँ पर कार्बन, फिर कार्बन के बाद क्या होता है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन। नीचे जाएंगे क्या आएगा? क्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या आएगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। यहाँ तक लिखते हैं, उसके नीचे एस्टाटीन होगा निशान होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको बेसिक स्ट्रेंथ में बताए थे कि वो बेस ज़्यादा स्ट्रांग होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यह क्या? क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और OH पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो कौन अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? क्लोरीन की। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकेगा और ये नहीं रख सकेगा। तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका कम है। इससे ज़्यादा इसका बेसिक स्ट्रेंथ है, इससे ज़्यादा इसका है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा और ये आसानी से नहीं देगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है। तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब आप इस पे निगेटिव चार्ज है, ये बड़ा है, तो आसानी से होल्ड कर सकेगा अपने इलेक्ट्रॉन को। और जो फ्लोरीन है वो छोटा है, उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उतने आसानी से पूरा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकेगा। तो यहाँ बेसिक ऑर्डर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये इंक्रीज कर रहा है। BO और NO दोनों इंक्रीज कर रहा है इधर जाने पर, और इधर टॉप टू बॉटम जाने पर भी इंक्रीज कर रहा है।
बेसिक ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर दोनों इंक्रीज कर रहा है। अब पीरियड में बात कर चुके हैं, अब ग्रुप में बात, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इन ग्रुप इसमें एटम क्या होगा, एक बार एटम गैसियस स्टेट में हो, दूसरा गैसियस नहीं है, नॉन पोलर में हो, नॉन पोलर कंपाउंड में हो, ये लिक्विड होगा एक्वस सॉल्यूशन में, नॉन पोलर। और एक बार पोलर मीडियम में हो, सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, बेंजीन होता है, और क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और भी सारे होते हैं, एसीटोन होता है। पोलर क्या होता है, वाटर, इथेनॉल, मीथेनॉल। इसमें क्या होगा, बेसिक ऑर्डर इज इक्वल टू न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। यहाँ पर भी बेसिक ऑर्डर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर के इक्वल हो, बट यहाँ पर इक्वल नहीं हो। एक मिनट, अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ टॉप टू बॉटम बेसिक ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और यहाँ पर भी सेम ऑर्डर चलेगा, यही सेम ऑर्डर यहाँ पर भी लिख लीजिएगा। पर यहाँ पर क्या होगा, ये इसका लिख रहे हैं, इसका, ये इसका यहाँ पर लिख रहे हैं नॉन पोलर वन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये देखिए बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। बताते हैं कैसे इंक्रीज करेगा, बेसिक ऑर्डर इंक्रीज, और क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इससे न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर डिक्रीज करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इंक्रीज करेगा और बेसिक ऑर्डर डिक्रीज करेगा। अब बताते हैं कैसे टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इंक्रीज करता है इसमें पोलर में। जैसे यह फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर वाटर हो गया, यहाँ पर आयोडीन,
या फ्लोरीन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये क्या करेगा, H2O जो वाटर होगा उसको ज़्यादा पोलराइज करेगा, तो ये इसे पूरी तरह घेर लेंगे ढेर सारा। और जो आयोडीन है वो क्या करेगा, ये इसे बहुत ही कम पोलराइज करेगा। जब बहुत ही कम पोलराइज करेगा तो इसे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम ही कवर करेंगे, मतलब इसके चारों तरफ बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने यहीं खर्च कर चुका है तो दूसरे कहाँ से देगा, तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर इंक्रीज करेगा। ये ऐसा ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। क्योंकि आपको फिर से समझा देते हैं, यह फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये पोलर सॉल्वेंट में है, पोलर सॉल्वेंट में है तो उसे पोलराइज करेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो पोलर सॉल्वेंट इसे चारों तरफ से घेर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे तो क्या होगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे सकेगा जो दूसरा कंपाउंड रहेगा उसे। और जब ये इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस पर पोलर सॉल्वेंट जो होगा बहुत ही कम इसे घेरेंगे, बहुत ही कम घेरेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे सकेगा। तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू। अब हम यही इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। आप इसे अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये आपको जेईई मेंस जेईई एडवांस में अच्छे नंबर दिलाएंगे और आपका रैंक बढ़ाने में मदद करेंगे।